हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की चर्चा का उद्देश्य थोड़ा बदला हुआ रहेगा और आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड में प्रवक्ता को लेकर के जिस प्रकार से कमीशन की ओर से आपको नोटिफाई करा दिया गया है, यानी कि फॉर्म आपके सामने उपलब्ध है। उम्मीद करके चलते हैं कि आपने व्यवस्थित तौर पर अपना फॉर्म क्या है भर दिया होगा, यानी कि फॉर्म को आपने फिलअप कर दिया होगा और आप धीरे धीरे क्या है अपने आप को तैयारी के साथ थोड़ा जोड़ भी पा रहे होंगे। ठीक है, मैं अलग अलग प्रकार से आपको थोड़ा गाइड करने का प्रयास कर रहा हूं कि कहां आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उन तमाम प्रकार की परेशानियों को आप किस प्रकार से क्या है दूर करके चल सकते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को अपना मेन टारगेट बनाते हैं तो मेन टारगेट बनाने का मतलब ये हुआ कि हम लोग यही सोच के चलते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाना चाहिए, और ये जो ख्याल है या ये जो आपकी इच्छा है या ये जो आपका उद्देश्य है, ये प्रत्येक विद्यार्थी के पास आ ही जाता है। ऐसे में बहुत सकारात्मक बात ये रहती है कि अगर आपके पास बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो बुक्स हैं, जो आपके रेस्पेक्टिव जो बुक्स हैं, जिन बुक्स का आपको स्टडी करना है और तमाम प्रकार के बुक्स को आपको कैलकुलेट करके चलना है, तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि इतिहास तथा नागरिक शास्त्र के संदर्भ में क्यों ना आज इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने कुछ किताबों को रख दिया जाए। कहते हैं कि अगर आपके पास अच्छी किताबें हैं और अगर आप अच्छी किताबों को सहारा बना करके उनको अपना परम मित्र बनाने का प्रयास कर लेते हो, तो ये माना जाता है कि भी आपका जो टारगेट है, जो आपने टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को बहुत ही आसानी से आप लोग क्या है अचीव कर पाते हैं। जब चुनाव आपको किताबों का करना होता है तो आप ये नहीं कि बहुत ही सामान्य प्रकृति की जो किताब है उसका चुनाव आप करके बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, क्योंकि आपका जो गोल है उसका उद्देश्य और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जो गोल आपने बनाया है या जो टारगेट आपने बनाया है उसको अगर आप बहुत ही प्यार के साथ या व्यवस्थित तौर से अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो फिर आपके पास कुछ सकारात्मक किताबें हो जानी चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने हमेशा हर क्लास में एक बात को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने का प्रयास किया है। मेरा मानना ये है, जो आज मैं शुरुआत में ही आपको सिखाना चाहता हूँ, मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि जो हमारे पास बुक्स होनी चाहिए उन तमाम प्रकार की बुक्स में हम लोग बाकी लोगों से क्या है थोड़ा डिफरेंट हो जाएं। यानी कि ऐसा व्यवहार में इस नाते करता हूं कि अगर जो किताब आपके पास है और वही किताब क्या है प्रत्येक विद्यार्थी के पास आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान का जो धरातल है काफ़ी हद तक समान हो जाता है। हालांकि इसमें यह भी है कि किताब को कैलकुलेट करने का हर विद्यार्थी के पास अपनी इंडिविजुअल क्या होती है कैपेबिलिटी होती है। हर विद्यार्थी किताब को इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के आधार पर उसको कैलकुलेट करके चलता है और ज्ञान अर्जन करने की बात करता है। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं सभी लोगों को समान रूप से कुछ किताबें बताने जा रहा हूं, तो उसमें सेकंड वाला फार्मूला बड़े प्यार से अप्लाई हो जाएगा। मैं जो किताबें आपके सामने अब प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आप अपनी योग्यताओं को आधार बना करके उन तमाम प्रकार की किताबों का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने की प्रक्रिया में आपका बिल्कुल टारगेट या व्यवहार ये हो जाना चाहिए कि जो किताब आपके पास है वही किताब जो है अन्य विद्यार्थी के पास भी है, यानी कि आप अपनी काबिलियत का प्रयोग करेंगे। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में प्रतिस्पर्धी होने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपको एक दूसरे को काट के चलना है। जब तक आप एक दूसरे को काट करके नहीं चलोगे तब तक आपकी कहानी सकारात्मक नहीं बन पाएगी। मैंने जानबूझ के व्यवहार आपके सामने किया है ना, क्योंकि जिन किताबों को मैं बताने जाऊंगा और जितने भी विद्यार्थीगण इस चर्चा के माध्यम से अपना जुड़ाव करके चलेंगे तो किताबें समान रूप से सभी के पास जाएंगी। हमको किसी के साथ कोई अन्याय करके नहीं चलना है, लेकिन उसमें आगे वही निकलेगा साथियों जो किताब को बढ़िया तरीके से कैलकुलेट करेगा, ठीक है, किताब की बातों को समझेगा और किताब को केवल पढ़ेगा नहीं, किताब को पढ़ेगा और किताब को बार बार क्या है रिवाइज करके भी चलेगा, तो वो आगे जाएगा। अब ये तो खैर ईश्वर का कृपा रहेगी कि कौन आगे रहेगा या कौन क्या रहेगा, समान धरातल में रहेगा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थीगण हैं जिन्होंने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के अपना मुख्य टारगेट बना ही लिया है, तो ईश्वर से यही एक हम विनती करना चाहेंगे कि सभी का सिलेक्शन हो जाए।
क्योंकि आपकी सिलेक्शन में ही हमारी क्या है, खुशी है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी परेशानी है तो हमारी परेशानी है, आपकी दुविधा है तो हमारी दुविधा है। ठीक है, तो ये मेरा मन हुआ कि क्यों ना ऐसा व्यवहार कर लिया जाए कि इतिहास के संदर्भ में और नागरिक शास्त्र के संदर्भ में जो आपकी अच्छी अच्छी किताबें हैं, और अच्छी अच्छी किताबों का मतलब यह है कि मैं कुछ छुपा के नहीं चलूंगा। मैं इन किताबों के माध्यम से आपको वो सारी किताबें भी बता के चलूंगा जिन किताबों को कभी हमने भी पढ़ा है। कहते हैं कि अगर आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छी ताकत है तो आपका ज्ञान भी उतना ही क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और परीक्षा में नाना प्रकार के सवालों को अगर आप हराना चाहते हैं तो आपका ज्ञान मजबूत होना चाहिए, और आपका ज्ञान स्थायी नहीं बल्कि परिवर्तनशील होना चाहिए। क्योंकि जब आपका ज्ञान स्थायी हो जाता है तो आप केवल एक ही प्रकार से व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जब आपका ज्ञान परिवर्तनशील हो जाता है तो आप वेरिएशंस लेके आते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप इजीली अपने आप को सस्टेन करवाना चाहते हैं तो आपके ज्ञान में वेरिएशन होना चाहिए। साथियों, जब ज्ञान में वेरिएशन आ जाता है तो अलग अलग प्रकार के चुनौतीपूर्ण सवाल जो आपके सामने रखे जाते हैं, उन तमाम प्रकार के सवालों को हराना या उनको अटेम्प्ट करना उतना ही क्या हो जाता है, आसान भी हो जाता है। तो आज की चर्चा में जो प्रारंभिक धरातल आपका रहेगा, हम पहले करेंगे नागरिक शास्त्र के बारे में चर्चा, कि नागरिक शास्त्र के बारे में आपका जो किताबों का सिलेक्शन है वो किस प्रकार से आ जाना चाहिए। मैं आपसे बहुत ही संवैधानिक अपेक्षा करके चलूंगा कि जिन किताबों को आज आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उन किताबों को आप परचेस करेंगे, उनके माध्यम से आप नॉलेज को एक्वायर करने की बात करेंगे, यानी कि ज्ञान को अर्जित करने की बात करेंगे। हो सकता है कि किसी शॉप पर आपको कोई किताब ना मिले तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इन किताबों को अपनी ओर लेकर के आ सकते हैं, और मैं विकल्प आपको काफी ज्यादा दे करके चलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं केवल एक ही विकल्प आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हर विद्यार्थी अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके चलता है, ये हम जानते हैं। और जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि मैं कभी भी अपनी चर्चा को बाध्यकारी रूप में लागू नहीं करता हूं। मैं आपको आज की चर्चा में भी एक एक्सपोजर देकर के चलूंगा, यानी कि विकल्प आपके पास केवल एक नहीं आएगा, विकल्पों की अधिकता आपके पास रहेगी। जिसको जैसा विकल्प अच्छा लगे उसके हिसाब से क्या है, संबंधित विद्यार्थीगण अपना अपना क्या है, व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मुझे लगता है कि जो अगर हम नागरिक शास्त्र की बात करेंगे तो नागरिक शास्त्र का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए आपने क्या कहा कि नागरिक शास्त्र को आप क्या कहेंगे, आप सिविक्स कहेंगे। बात को प्यार से समझ लेना, आप क्या कहेंगे, सिविक्स कहेंगे। अब देखिए, ये जो आपका सिविक्स है, सिविक्स का जो आपका कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, सिविक्स का जो कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा साथियों, उसमें क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उसमें आपको मिलते हैं, शुरुआत जो आप करेंगे, मान लीजिए हमने क्या कहा, थिंकर्स। मान लीजिए यहां से शुरुआत करते हैं हम, थिंकर्स। अब साथियों, ये जो आपके थिंकर्स हैं, इनकी 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं, यानी कि एक को आप क्या कहेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आप कहेंगे। एक को क्या कहेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आप कहेंगे, जिनको हिंदी में आप क्या कहते हैं, पश्चिमी और राजनीतिक विचारक कहते हैं। एक कैटेगरी आपको बताई गई है जिसको आप कहेंगे मॉडर्न, आधुनिक, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आप कहेंगे, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आप कहेंगे, यानी कि आधुनिक राजनीतिक विचारक आप कहेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, एक कैटेगरी आपको दी गई है जिसमें आप पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी कि भारतीय राजनीतिक विचारक। एक कैलकुलेशन आपको यह भी करके चलनी पड़ेगी, भारतीय राजनीतिक विचारक, यानी कि थिंकर्स की जो आपकी संपूर्ण दुनिया है, जो आपके पाठ्यक्रम के माध्यम से आपके सामने आई है, तो उसमें 3 प्रकार के कैटेगरीज आपको बताई गई हैं। एक को आप कहेंगे पश्चिमी और राजनीतिक विचारक, एक को आप कहेंगे आधुनिक राजनीतिक विचारक, और एक को आप क्या कहेंगे, भारतीय राजनीतिक विचारक। हालांकि यह आप पाएंगे कि जो आपके आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं, इनके अंदर की जो मेजर 1 कैलकुलेशंस हैं आपके पाठ्यक्रम के माध्यम से, तो वहां भी आपको कहां जाना पड़ेगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की ओर ही आपको क्या है, जाना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद आपके पास 2 प्रकार के विकल्प आ जाते हैं, लेकिन राइटर हम आपको एक ही बताएंगे। 2 प्रकार के विकल्प आ जाते हैं, राइटर हम आपको एक ही बताएंगे। तो राइटर हम आपको यहां पे जो बताना चाहते हैं वो राइटर आपके रह जाते हैं ओपी गावा। ओपी गावा से बड़ा कलाकार कोई नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में क्या है, ओपी गावा से बड़ा कलाकार कोई नहीं।
और डीवी कोलिश के साथ इनका संबंध भी है, समझ लेना, डीवी कोलिश के साथ इनका संबंध भी है, इशारा कर दिया मैंने, डीवी कोलिश के साथ इनका संबंध भी है। तो ओपी गाबा को आपको पढ़ के चलना पड़ेगा। अब ओपी गाबा की दो प्रकार की किताबें हैं। एक बुक तो आपको मिलेगी जिसको आप यही कहेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स कहेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आप कहेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आप कहेंगे। आप चाहें तो आप इन किताबों के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की दुनिया भी मिल जाएगी और इसमें आपको क्या है, आधुनिक राजनीतिक विचारकों की दुनिया भी मिल जाएगी। कई बार आपको लगेगा कि अगर ओपी गाबा की आप इस वाली बुक के थ्रू अपना व्यवहार लाने की बात करेंगे, जिसको हमने क्या कहा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स कहा, तो कई बार मेरे प्यारे साथियों ऐसा आपको लग सकता है कि आप कहेंगे कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है। तो अगर इसकी लैंग्वेज टफ है तो दूसरी बुक हम आपको बता देते हैं, इन दोनों को आधार बना करके दूसरी बुक का नाम हो जाता है एन इंट्रोडक्शन। ये थोड़ा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, टू पॉलिटिकल थ्योरी। इस किताब की भाषा काफी आसान है और इस किताब को पढ़ने का अब हम आपको यह भी तो सिखाएंगे कि इस किताब को, ऊपर वाली जो किताब है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी ओपी गाबा की है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इस किताब को पढ़ने के दो फायदे आपको मिलेंगे। पहला फायदा तो आपको यह मिलेगा कि पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की दुनिया और आधुनिक राजनीतिक विचारकों की दुनिया आपके ग्रिप में आने लगेगी। दूसरा बड़ा फायदा यह मिलेगा आपको, यहीं पर जोड़ के चलते हैं, कि आपके पाठ्यक्रम में जो राजनीतिक सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कि आपके पाठ्यक्रम में जो रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल थ्योरीज दी गई हैं, वो जो आपकी रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, जो आपके संबंधित राजनीतिक सिद्धांत हैं, वो भी इसी किताब से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अब देखो इस किताब की खासियत क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब की खासियत क्या है? खासियत है कि इसमें जो भी आपको थिंकर मिलेंगे, तो थिंकर का साथियों कोई सेपरेट डिस्कशन नहीं है। हर प्रकार के थिंकर को जो जोड़ा गया है वो राजनीतिक सिद्धांतों की ओर से जोड़ा गया है। जैसे आप उदारवाद पढ़ेंगे तो उदारवाद के जो तमाम प्रकार के मजबूत विचारक हैं वो एक साथ आ जाएंगे। जैसे आप आदर्शवाद पढ़ेंगे तो आदर्शवाद के जो मजबूत राजनीतिक विचारक हैं वो एक साथ आ जाएंगे। जैसे आप व्यक्तिवाद पढ़ेंगे तो व्यक्तिवाद के जो मजबूत राजनीतिक विचारक हैं वो एक साथ आ जाएंगे। आप स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र की बात करेंगे, ये आपके राजनीतिक सिद्धांतों में है। जब आप इनकी बात करेंगे तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इनको आधार बना करके सारे के सारे थिंकर्स क्या एक साथ आ जाएंगे। तो मैं दो प्रकार के विकल्प आपको दे रहा हूं। अब जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपकी सुविधा हो, लेकिन आप मेरा इशारा तो पकड़ ही पा रहे होंगे। अगर आप केवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, इस वाली किताब के अकॉर्डिंग अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप केवल पश्चिमी राजनीतिक विचारकों की दुनिया के साथ साथ आधुनिक राजनीतिक विचारकों की दुनिया को ही कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आप ऊपर वाली किताब के सहारे जाना चाहोगे, इसकी लैंग्वेज टफ है और इसकी लैंग्वेज क्या बहुत ज्यादा आसान है, तो आप ऊपर वाली किताब के साथ जाओगे तो आपको तीन प्रकार के फायदे हो गए। अब एक तो आपको लैंग्वेज क्या मिल जाती है, वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी सिंपल। साथ ही साथ राजनीतिक सिद्धांत भी आप पढ़ते रहोगे और राजनीतिक विचारकों की दुनिया भी क्या है वो आपके गिरफ्त में आ जाएगी। अब आपको तय करना है कि आप कौन से विकल्प के साथ जाना चाहते हैं। हम डिस्कशन पूरा करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से अगर आप कुछ सीख पाते हैं और अगर आपकी तैयारी थोड़ी आसान हो जाती है तो वही सफलता है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में मेरा व्यवहार रहेगा कठोर। मैं यहां पर आपको विकल्प देना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने अगर यहां पे आपको विकल्प दे दिया तो आप खुद ही अपना नुकसान कर बैठोगे। यहां मुझे आपको विकल्प नहीं देना है, यहां बिल्कुल कठोर व्यवहार करना है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, आप केवल क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर एपी अवस्थी पढ़ेंगे। डॉक्टर एपी अवस्थी पढ़ेंगे और डॉक्टर एपी अवस्थी को सिलेक्शन होने के बाद भी छोड़ना नहीं है। डॉक्टर एपी अवस्थी एक ऐसे राइटर हैं जो सिलेक्शन होने के बाद भी आपको क्या है डायरेक्शन देते रहेंगे और आपका अध्यापन क्या होगा, उतना ही पवित्र होगा, उतना ही व्यवस्थित बनेगा, उतना ही अनुशासित भी बन जाएगा। यहां मेरा व्यवहार कठोर रहेगा। यहां आपको एट एनी कॉस्ट डॉक्टर एपी अवस्थी के साथ क्या यहां पे आपको जाना ही पड़ेगा। तो इस चर्चा में, इतनी चर्चा में तीन चीजें आपके सामने आ गई हैं। विचारकों को भी आप पढ़ पाओगे और राजनीतिक सिद्धांतों को भी आप पढ़ पाओगे, है ना। लेकिन यहां मैंने विकल्प आपको देने का कार्य किया है। यहां मुझे डॉक्टर एपी अवस्थी को ही आपको देना है।
डॉक्टर एपी अवस्थी को आप पढ़ेंगे, बिल्कुल मेरे कहने से आप पढ़ेंगे, हम मान के चलेंगे कि आप ये एडवाइस बिल्कुल ग्रहण करके चलेंगे और डॉक्टर एपी अवस्थी को क्या यहां पर आपको क्या है कैलकुलेट करके चलना है। अगर आपके पाठ्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो आपके पाठ्यक्रम में अब देखिए क्या क्या आ रहा है। एक आती है जिसको हम कहते हैं तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति, जो आपका तुलनात्मक राजनीति है जिसको आप क्या कहेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहेंगे, यहां आपको जाना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, जेसी जोहरी के अकॉर्डिंग, जेसी जोहरी के अकॉर्डिंग। और अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह कि जेसी जोहरी जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। ओपी गाबा की किताबें दोनों में उपलब्ध हैं। डॉक्टर एपी अवस्थी हिंदी में आपको मिलेंगे, ये हिंदी में आपको मिलेंगे, ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और जेसी जोहरी जो तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग आपको पढ़ने, ये हिंदी और इंग्लिश क्या है दोनों में उपलब्ध है। अब आप कहेंगे कि हमको आपने पुखराज जैन क्यों नहीं बताया, क्योंकि पुखराज जैन जो हैं वो एकेडमिक लाइन पर लिखते हैं। आपको किताबें ऐसी उठानी पड़ेंगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिखने का कार्य करें। आपने देखा होगा मैंने कभी पुखराज जैन नहीं बताए, अच्छी किताब है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं क्यों उस किताब का रेफरेंस नहीं उठाता हूं, क्योंकि वो एकेडमिक लाइन के अकॉर्डिंग आपको गाइड करने की बात करती है। हमारा मामला क्या है, हम प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से किताबें परचेस करेंगे या उनको पढ़ने का कार्य करेंगे। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग आपको क्या है जेसी जोहरी के साथ चले जाना चाहिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। साथ ही साथ आप ये बताएंगे, अब इसमें दो प्रकार के सेक्शन और आपको मिल जाते हैं, जिसको आप कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस वाला सेक्शन आपके सिलेबस में है। इंटरनेशनल रिलेशंस वाला सिलेबस क्या है आपके उसमें है, और जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है इसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, फॉरेन पॉलिसी को जोड़ के चलते हैं, यानी कि विदेश नीति को जोड़ के चलते हैं। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति को लेकर के आपको पुष्पेश पंत, आप ही के उत्तराखंड के हैं, नैनीताल में इनका जन्म हुआ था, पुष्पेश पंत को आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर आप पुष्पेश पंत को पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में और विदेश नीति के बारे में आपको पुष्पेश पंत को पढ़ने की आवश्यकता है, यानी कि ये सारी किताबें हम आपको बता पा रहे हैं शुरुआत में। ठीक है, यहां मैंने एक एक राइटर आपको बताया, क्योंकि जेसी जोहरी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कमाल की यात्राएं मिलेंगी, या अगर आप पुष्पेश पंत को पढ़ेंगे तो पुष्पेश पंत को पढ़ने का फायदा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, और आपको अपनी पकड़ को ही क्या है मजबूत बना के चलना है। फिर हम किसी और दिन किसी और चर्चा के माध्यम से आपको ये बता ही देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और विदेश नीति में जो करंट वाला आपका एस्पेक्ट बनेगा उसको आपको कहां से पढ़ने की आवश्यकता है। अभी करंट पे ध्यान नहीं देंगे, अभी जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं किसमें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या विदेश नीति में, अभी आपकी कैलकुलेशन वहीं पर ओरिएंटेड हो जानी चाहिए, वहीं पर आधारित हो जानी चाहिए। तो ये बात है। अब इन सभी का एक कंबाइन भी मिलता है ना, इन सभी का एक कंबाइन भी आपको मिलता है। इन सभी को आधार बना करके अगर आप इन किताबों को सारे नहीं जाना चाहते हो तो एक कंबाइन किताब भी आपको मिल जाती है, जैसा आपको अच्छा लगे। कंबाइन बुक भी आपको मिल जाती है, और कंबाइन बुक आप जानते ही किसकी है, राजेश मिश्रा सर की है। राजेश मिश्रा सर। तो अगर आपको ये किताबें अगर आपको नहीं पढ़नी है, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि हमको इनके सारे नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या है फिर एक कंबाइन बुक परचेस कर सकते हैं। पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है, पूरा पाठ्यक्रम आपको उसमें मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है, राजेश मिश्रा सर की एक बुक आती है। ठीक है, आप उस किताब को अपने साथ क्या है जोड़ के चल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और राजेश मिश्रा सर की जो बुक है उसमें आपको तथ्यात्मक जानकारी भी मिलेगी, है ना। ये सारी किताबें जो मैंने बताई हैं ये आपको कॉन्सेप्ट देने का काम करेंगी, ये सारी किताबें आपको कॉन्सेप्ट देने का काम करेंगी। और जो मैंने कंबाइन बुक आपके सामने रखी है साथियों, ये कंबाइन बुक जो है ये आपको क्या देने का कार्य करेगी, ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देगी। ये बुक आपको कभी कॉन्सेप्ट नहीं देती है, ये बुक आपको कभी कॉन्सेप्ट नहीं देगी। जो कंबाइंड बुक हमने आपके सामने रखी है, ये बुक आपको केवल क्या उपलब्ध कराएगी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएगी। अब आप अपने हिसाब से तय करेंगे, हम बिल्कुल आपको बाध्य नहीं करना चाहेंगे, हमें तो एक डायरेक्शन आपको देनी है,
जैसा जिस विद्यार्थियों को अच्छा लगे अपनी सुविधा के अनुसार, है ना, अपनी सुविधा के अनुसार इन किताबों में से आप जो भी किताबें आपको अच्छी लगती हैं आप मार्केट में जाइएगा, किताब को पहले थोड़ा पढ़िएगा, उसके बाद अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा कि किताब की भाषा कैसी है, किताब कैसा व्यवहार कर रही है, और इस किताब के माध्यम से हमें किस प्रकार के मेजर बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये सारी बातें क्या हैं, इसमें आ जाती हैं। अब चर्चा को और अगर थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तो आप ये भी तो कहेंगे कि आपके सिविक्स वाले पाठ्यक्रम में अब दो चीजें और रह जाती हैं। जैसे आपने क्या कहा, आपको मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे आपको क्या मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, और जैसे आपको क्या मिलेगा, इंडियन पॉलिटी, जैसे आपको क्या मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, या जैसे आपको क्या मिलेगा, इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला आपका सेगमेंट है, एक तो आप क्या कर लें 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, और ये जो आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए साथियों, ये ओल्ड एनसीईआरटी होनी चाहिए। कोशिश करना, मिल जाएगा बहुत आराम से। एक तो क्या कि मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी परचेस कर सकते हैं, है ना, जैसा जिसको अच्छा लगे। इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग भी आपको क्या है, मुझे लगता है कि अगर समय तो आपके पास है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप, ये थोड़ा कठोर हो सकता है लेकिन मैं एक रास्ता आपको बता रहा हूं, 9 से लेके कक्षा 12 तक की आप क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में जो आपका मामला रहेगा, आपको लक्ष्मीकांत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या है, लक्ष्मीकांत को पढ़ने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। या तो आप सीधा क्या है, एनसीईआरटी के थ्रू चले जाएं तो आपका बहुत बढ़िया काम चलेगा, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू जाओगे, देखो एलटी एसएसटी में क्या हुआ, उसने दुनिया भर के सवाल क्या है, एनसीईआरटी से दिए, है ना। तो एनसीईआरटी जो है यहां आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको अच्छा बेनिफिट देके चल सकती है, या इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग क्या है, आपको अच्छा क्या है, एक ग्राउंड देने की बात करेगी। तो एनसीईआरटी के थ्रू आप जा सकते हैं, और लक्ष्मीकांत को आप नहीं पढ़ेंगे। अब मान लीजिए अगर आपको एनसीईआरटी के थ्रू नहीं जाना है, तो फिर इंडियन पॉलिटी आपको फिर कहां से कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। एक बहुत अच्छी किताब आती है, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, और ये जो आपका अतिरिक्तांक आता है, इसको देख लेना, ऊपर पेज पे क्या लिखा मिलेगा आपको, इंडियन पॉलिटी होना चाहिए, राजनीति विज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है, भारतीय राजव्यवस्था होना चाहिए। बहुत ही हल्की किताब है, बहुत मोटी किताब नहीं है, अच्छी किताब है। हमने इलाहाबाद में इसको पढ़ा था, इस नाते इसका जो एक्सपीरियंस है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अच्छा रहेगा। अगर आपको ये मान लीजिए नहीं मिलती है, ये इसका शॉर्टेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर ये मार्केट में अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आप चले जाएं सुभाष कश्यप के साथ, फिर कोई समस्या नहीं है। फिर आप कहाँ चले जाएं, फिर आप सुभाष कश्यप के साथ चले जाएं, और सुभाष कश्यप की 2 किताबें आपको मिलेंगी, सस्ती किताबें हैं। एक का नाम मिलेगा आपको हमारी संसद, और एक का नाम क्या मिलेगा आपको, हमारा संविधान या हमारी संसद। ये 2 किताबें हैं। तो यहां पर 3 प्रकार के चुनाव या विकल्प हमने आपको दे दिए। लक्ष्मीकांत को आप, प्रवक्ता वाले जो विद्यार्थीगण हैं, लक्ष्मीकांत को अपने साथ जोड़ करके नहीं चलेंगे, ठीक है। आप चाहें तो प्रतियोगिता दर्पण का जो एडिशनल इशू है भारतीय राजव्यवस्था वाला, आप उसको परचेस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मार्केट में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसकी शॉर्टेज बहुत ज्यादा रहती है, तो आप सुभाष कश्यप के साथ जा सकते हैं। यहां इनकी 2 किताबें मिलेंगी, बहुत पतली पतली किताबें हैं, और इनका डिस्कशन बहुत ज्यादा क्या है, सिस्टमैटिक मैं मान के चलता हूं, हमारी संसद और हमारा संविधान। तो आप चाहें तो आप इसके सारे चले जाएं, आप चाहें तो आप क्या है, इसके सारे चले जाएं, और आप चाहें तो आप क्या है, इसके सारे चले जाएं। जिसको जैसा अच्छा लगे वो यहां पर वैसा व्यवहार करने के लिए क्या रहेगा, पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जनरली अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर तो आपको फिर पहला चुनाव तो यही है कि आपको स्पेक्ट्रम के साथ चले जाना चाहिए, स्पेक्ट्रम के साथ चले जाना चाहिए, ठीक है। बिपिन चंद्रा के साथ नहीं जाएंगे, बिपिन चंद्रा के साथ आपको नहीं जाना है। बिपिन चंद्रा बहुत आसानी के साथ मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन बिपिन चंद्रा के साथ आपको नहीं जाना है। अगर आप स्पेक्ट्रम के साथ नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा और आगे आ जाओ, तो फिर आपको मिलेगा बीएल ग्रोवर। बीएल ग्रोवर से मजबूत किताब नहीं है किसकी, आधुनिक भारत की। आप बीएल ग्रोवर के साथ जाने के लिए क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे।
तो जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार करे। हालांकि हम मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग और इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग हम जो आपको समझाना चाहते हैं हो अच्छा रहेगा अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू अपना जुड़ाव करके चलोगे, क्योंकि वो कर रहा है, उसने यही किया। LTSST में हालांकि एग्जामिनेशन यूकेपीएससी ने कंडक्ट नहीं करवाया था, यूके ने करवाया था, लेकिन आप देखो LTSST में क्या हुआ। LTSST में एनसीईआरटी को उसने क्या है बहुत ज़्यादा कैलकुलेट किया। इसलिए अगर आप मतलब मेरा विचार जानना चाहते हो तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री आपके पाठ्यक्रम है उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या है आपको वहाँ चले जाना चाहिए, आपको क्या है वहाँ पर चले जाना चाहिए एनसीईआरटी। अगर मान लीजिए आप, मैंने कहा अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो और कई सारे जो विकल्प हैं वो हमने आपके सामने क्या है रख दिए हैं। तो सिविक्स वाले अगर इनमें से अच्छी अच्छी किताबों को उठा लेते हैं और अपनी तैयारी को है ना आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि संबंधित विद्यार्थियों की जो तैयारी है डायनेमिक फॉर्म में आगे बढ़ेगी, सिस्टमैटिक फॉर्म में आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छी तरीके से आप व्यवस्थाओं को पकड़ पाओगे, बहुत अच्छी तरीके से जो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज हैं आप उनको अपनी ग्रिप में लेके आ पाओगे। ठीक है, बाकी हमारी और आपकी चर्चाएं तो होती रहेंगी, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता ये तो लंबा चलने वाला है ना, वो तो है ही, अध्ययन और अध्यापन ये तो चलेगा ही। लेकिन जो अच्छी अच्छी किताबें हैं जिनका विकल्प आपके सामने मैंने रखा और उस हिसाब से आप क्या है अपने हिसाब से चीजों को क्या है टैली करने की बात करेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है ये है। अब हम चर्चा करेंगे किसकी, थोड़ी चर्चा हिस्ट्री की भी कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा क्या हिस्ट्री की भी कर लेते हैं। और हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस जो है उस सिलेबस को आपको क्या 3 प्रकार से बांटना पड़ेगा। एक आपके सामने क्या आएगा एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री आएगा, एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री आपके सामने आएगा, एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री आपके सामने आएगा। एक आपके सामने क्या आएगा मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास आपके सामने आएगा, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री आपके सामने आएगा। एक आपके सामने क्या आएगा मॉडर्न हिस्ट्री आपके सामने आएगा। एक आपके सामने क्या आएगा मॉडर्न हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगा, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगा। और एक आपको क्या दिया गया है वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें क्या है पुट अप किया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ आपको एनसीईआरटी जोड़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी आपको जोड़नी पड़ेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री को आप कहां से कैलकुलेट करेंगे, एनसीईआरटी से आप कैलकुलेट करेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो डिस्कशन मिलेगा आपको है ना, जहां तक मेरा मानना है ये 6 से लेकर के 9 तक के बीच में आपको डिस्कशन कहीं ना कहीं क्या है मिल ही जाएगा। अब मामला अगर प्राचीन भारतीय इतिहास का आप कैलकुलेट करोगे या मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कैलकुलेट करोगे या क्या है आप आधुनिक भारतीय इतिहास का कैलकुलेट करोगे, तो अगर आपको बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना है, अगर आपको केवल एक ही राइटर के थ्रू जाना है तो हमारे मित्र हैं इलाहाबाद के हैं सौरभ चौबे, आप सौरभ चौबे के थ्रू जा सकते हैं। सौरभ चौबे की खासियत क्या है कि जो आपकी तथ्यात्मक जानकारी है, तथ्यात्मक जानकारी जो है भरपूर मात्रा में मिलेगी और तथ्यात्मक जानकारी ऐसी मिलेगी संभवतः अन्य किताबों में आपको नहीं मिलेगी। तथ्यात्मक जानकारी बहुत व्यवस्थित देते हैं, एरर फ्री है, गलतियां नहीं है। और एनिसेंट मिडेवल एंड मॉडर्न अब तो तीनों आ गया होगा क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एनिसेंट का निकाला था। मुझे पूरा भरोसा है कि तीनों आ गई होंगी, एनिसेंट भी होगा, मिडेवल भी होगा और आपका मॉडर्न भी होगा। अगर मान लीजिए नहीं है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे, मैं कमेंट के माध्यम से आपको क्या है कोई दूसरी डायरेक्शन वहां पे दे दूंगा। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि एक किताब बहुत खास किताब है, यह किताब है आपकी किरण पब्लिकेशन की। यह किताब क्या आपका किरण पब्लिकेशन की किताब है, किरण पब्लिकेशन की बुक है। और किरण पब्लिकेशन की बुक के ऊपर एसएससी नहीं होना चाहिए, एसएससी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, एसएससी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या लिखा हुआ होना चाहिए आईएएस और पीसीएस लिखा हुआ होना चाहिए। यह किताब बहुत मुश्किल से उपलब्ध होती है, ये जो किताब है ये किताब बहुत मुश्किल से उपलब्ध होती है। और इस किताब की खासियत क्या है कि एंशिएंट प्लस मिडाइवल एंड प्लस क्या मॉडर्न तीनों आपको क्या है कंबाइंड फॉर्म में मिल जाते हैं। और ये जो किताब है किरण पब्लिकेशन वाली, ये भी भरपूर मात्रा में क्या साथियों आपको तथ्यात्मक जानकारी देने का प्रयास कर रही है। और इस किताब की भी खासियत यह है कि इस किताब में गलतियां
हैं लेकिन बहुत कम गलतियां आपको मिलेंगी। गलतियां हैं लेकिन बहुत कम गलतियां क्या आपको मिलेंगी। तो मामला चाहे प्राचीन भारतीय इतिहास का हो, या मामला चाहे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हो, या मामला चाहे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हो, तो आप चाहे तो सौरभ चौबे के साथ जा सकते हैं। भरपूर मात्रा में तथ्यात्मक जानकारी आपको मिलने वाली है। अच्छे लेखक हैं, अच्छी बातें करते हैं और ऐसे तथ्यात्मक जानकारियां आपको देने का कार्य करेंगे जो अन्य स्थानों पर आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप सौरभ चौबे मान लीजिए अगर नहीं उपलब्ध है, या आप सौरभ चौबे के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, तो आप किरण पब्लिकेशन के साथ जा सकते हैं। लेकिन किरण पब्लिकेशन में क्या है, एसएससी वाला बुक आपको लेकर के नहीं आना है। बुक के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, आईएएस और पीसीएस लिखा होना चाहिए। एनिसेंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न की कंबाइन आपके सामने क्या आ जाती है, बुक आ जाती है। कंबाइन बुक आपके सामने आ जाती है। बहुत अच्छा आपको तथ्यात्मक जानकारी इसमें भी क्या है, मिल ही जाती है। ठीक है, चलिए अगर हो सके तो थोड़ा एनसीईआरटी जोड़ के देखना एनिसेंट के साथ। अगर हो सके तो मिडाइवल के साथ भी थोड़ा एनसीईआरटी का ग्राउंड जोड़ के देखना। अगर हो सके तो मॉडर्न के साथ भी क्या आप एनसीईआरटी का थोड़ा ग्राउंड क्या है, जोड़ करके देखना, अगर संभव हो पाए तो। लेकिन अगर आपको केवल एक ही लेखक और एक ही किताब के साथ अगर आपको जाना है, तो जो आपका संपूर्ण भारतीय इतिहास है, संपूर्ण भारतीय इतिहास के सर्वोत्तम विकल्प हैं ये। आप चाहें तो आप किरण पब्लिकेशन के साथ चले जाएं, और अगर आप चाहें तो आप सौरभ चौबे के साथ चले जाएं। अगर किसी को थोड़ा और गहराई में जाना है, अगर किसी को और थोड़ा गहराई में जाना है, तो संबंधित विद्यार्थीगण ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि एनिसेंट, तो एनिसेंट में आप आर एस शर्मा को परचेस कर पाएंगे। आर एस शर्मा को आप थोड़ा परचेस कर लो, है ना। मैंने एक क्लास में और बता रखा है, जैसे मान लीजिए मिडाइवल है, तो मिडाइवल में जो है इम्तियाज अहमद बहुत कमाल का राइटर हैं, है ना। इम्तियाज अहमद बहुत ही क्या कमाल का राइटर हैं, आप इनके थ्रू जा सकते हैं। मॉडर्न में फिर आपको कहाँ आना पड़ेगा, मॉडर्न में फिर आपको कहाँ आना पड़ेगा, तो मॉडर्न में अगेन फिर आपको कहाँ आना पड़ेगा, आप स्पेक्ट्रम के थ्रू जा सकते हैं, आप स्पेक्ट्रम के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि आप इतना ज़्यादा बर्डन लेकर के ना चलें। मैंने विकल्प तो आपके सामने रखे हैं, लेकिन आप इतना अधिक बर्डन लेकर के ना चलें। आप केवल एक राइटर के साथ चले जाएं, या तो सौरभ चौबे के साथ चले जाएं, या फिर किसके साथ चले जाएं, किरण पब्लिकेशन के साथ चले जाएं। तथ्यात्मक जानकारी यहां भी है, तथ्यात्मक जानकारी यहां भी है, लेकिन वर्ड हिस्ट्री के साथ आपको एक ही विकल्प हम देना चाहेंगे, जो सबसे अच्छा विकल्प बहुत पहले से माना जाता है। आप एनसीईआरटी परचेस कर लें, है ना। तो काफी दुविधाएं थी, कई सारे संदेश हमारे सामने आए कि जब आपने इतना समझा ही दिया है, तो अच्छी अच्छी जो बुक्स हो सकती हैं, मामला चाहे नागरिक शास्त्र का हो या मामला चाहे किसका हो, इतिहास का हो। आप जानते हैं हम दो ही विषय आप लोगों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, इस नाते किताबों की जो चर्चा है हम अन्य किसी विषय के संदर्भ में नहीं कर पाएंगे। नागरिक शास्त्र के विषय में हमने किताबों की अच्छी अच्छी चर्चाएं आपके सामने रख दी हैं, आपको विकल्प भी देने का कार्य किया है ना। हाँ, हम ये अवश्य कहेंगे कि किताबों का बहुत ज्यादा भार अपने ऊपर मत डालना। जो विकल्प आपको, जो मैंने विकल्प यहां पर रखे हैं, उनमें से जो विकल्प आपको सबसे अच्छे विकल्प नजर आते हैं, तो आप उनके सारे क्या है, अपनी कहानी को आगे बढ़ाने का पूरा पूरा अधिकार रखते हैं। इतिहास में हमने जानबूझ के आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दिया, क्योंकि हमने विकल्प ही वो रखे जो विकल्प आपके लिए क्या है, जरूरी है। मैं फिर कहूंगा, कोशिश करना है कि सौरभ चौबे आपको मिल जाए। अगर सौरभ चौबे आपको मिल गए, तो फिर आपकी कहानी अपने आप ही क्या हो जाएगी, आसान बन जाएगी। सौरभ चौबे अगर नहीं मिलते हैं, हालांकि मिल जाएंगे, थोड़ा प्रयास करोगे तो मिल जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, किरण पब्लिकेशन रहेगा, लेकिन यह एनसीईआरटी रहेगा। आप चाहें तो आप ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह थोड़ा बाहर ज्यादा आ जाएगा, तो आप इसको स्किप भी कर पाओगे। आप इसके सहारे, इसके सहारे और इसके सहारे क्या है, जा सकते हो। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप जो विकल्प हमने दिए हैं, इनके अनुसार व्यवहार करेंगे, अपने तैयारी को व्यवस्थित और अनुशासित बनाएंगे, और अपनी तैयारी को क्या है, सकारात्मक भी बनाने का कार्य करेंगे। तैयारी में गतिशीलता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और देखिए, लेट ना करें, है ना। टाइमली आप क्या अपने फॉर्म का सबमिशन करा देंगे, और अपने फॉर्म का सबमिशन कराने के बाद बिल्कुल अपने आप को
तैयारी के साथ जोड़ देंगे। हमने पहले भी एक चर्चा के माध्यम से कहा था कि स्क्रीनिंग का जो आपका एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी भी समानांतर होनी चाहिए, और जो आपका विषय है विषय की तैयारी भी आपके क्या है, समानांतर होनी चाहिए। कोई विद्यार्थी ये कहने की कोशिश ना करे कि मेरा स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन होगा, देन आफ्टर मैं क्या है मेन सब्जेक्ट को कैलकुलेट करने का प्रयास करूंगा। इसमें संदेह आ जाता है, इसमें डाउट आ जाता है। ये संदेह, ये डाउट आपको क्या है, अपनी तैयारी को देकर के नहीं चलना है। आप विश्वास करो अपने व्यक्तित्व की ताकत पर, आप विश्वास करो अपनी योजनाओं पर। जब जब आप अपने व्यक्तित्व की ताकत पर विश्वास करोगे, जब जब आप अपनी योजनाओं पर विश्वास करोगे, कहो अपने आप से कि हमारा होगा। अगर आप लगातार यही कहते रहोगे कि पहले स्क्रीनिंग का एग्जामिनेशन हम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हम क्या है मेंस एग्जामिनेशन का तैयारी करेंगे, तो ये डाउट आ रहा है। आप तो कहो हमारा तो होना है, हमें यही चीजें पढ़नी है, बात खत्म हो गई। स्क्रीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये पढ़ना है और सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये पढ़ के चलना है। तो बिल्कुल भी अपने व्यक्तित्व की ताकत पर और अपनी योजनाओं पर और अपने पढ़ने की क्षमता पर आप किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कोई संदेह लेकर के नहीं चलेंगे। ठीक है भाई, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे और ईश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, विनती करते रहेंगे कि आप लग जाएं अपनी तैयारी में। बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद ना करें। जितना अब अपने आप को थोड़ा कठोर बना लोगे, जितना अब अपने आप को किताबों के साथ जोड़ लोगे, उतना ही आगे का जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि आपका अधिकार है कि आपका आगे का जीवन अच्छा हो, क्योंकि आपका अधिकार है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन इस अधिकार को अगर आप प्रयोग में लाना चाहते हैं तो मामला क्या रहेगा, आपका रहेगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।